वो रायगढ़ के एक छोटे से गांव गुरु की बेटी हैं और जिन्होंने बचपन से ही ये मन में ठान लिया कि महूं जाहूं पढ़े भर जिंदगी ला गढ़े भर। मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कमा के खाना ही जिंदगी नहीं है, अपने आप को कुछ बेहतर एक इंसान बनाना, लोगों के लिए कुछ करना। मेरे पिताजी अलग अलग गांव में जाके हाट बाजार में कपड़ा बेचते तो उनको सब लोग जानते, पर हमें तो मालूम ही नहीं था कि CGPSC के, तो लोगों को यकीन नहीं होता है। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि क्या मजाक करते हो मैडम, ऐसे कैसे हो सकता है। इंटरव्यू जो होता है वो आपका साक्षात्कार होता है, आप क्या हो वही वहाँ पे जानना चाहते हैं। जैसे आज मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही ना, मुझे पता है कि आप मुझे जज नहीं कर रहे हो, लेकिन जब ये पता रहता है ना कि हम बैठे हैं और सामने वाले हमें जज करें तो डेफिनेटली एक हिचकिचाहट होती है। हम कई सारी चीज़ों में दुखी होकर गुजार देते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो मिला है ना वो बहुत अच्छा चीज़ मिला है, आप लोगों को बहुत बेस्ट है, और जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों हमारे कार्यक्रम यशस्विनी एक सफल गाथा में। जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम में हम उन महिलाओं को, उन शख्सियत को आपके सामने लाते हैं जो कड़ी मेहनत से अपने बलबूते पर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। और आज इसी कड़ी में हमारी जो मेहमान आज हमारे साथ बीच हैं वो रायगढ़ के एक छोटे से गांव गुरु की बेटी हैं और जिन्होंने बचपन से ही ये मन में ठान लिया कि महूं जाहूं पढ़े भर जिंदगी ला गढ़े भर। और इस बात को गांठ बांध के वो आगे बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने CGPSC में भी सफलता हासिल कर ली, उसमें भी बाजी मार ली। तो आप पहचान गए होंगे दोस्तों, आज की हमारी मेहमान हैं DSP ललिता मेहर। आइए हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। स्वागत है ललिता जी हमारे कार्यक्रम, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे आज इतना समय दिया। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए, आज आप अपनी ज़िंदगी के किताब के पहले पन्ने से शुरू करिए कि आप जब छोटी थीं तो कैसे आपका क्या रुझान था, क्या सोचती थी पढ़ाई के बारे में और कैसे यहाँ तक पहुँची, CGPSC तक का सफ़र आज हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे आप बोले ना कि ज़िंदगी के पहले पन्ने से सोचिए, तो डेफिनेटली एक फ्लैशबैक हुआ मेरे माइंड में। और मैं याद की कि जब मैं अपने गांव में ऐसे स्कूल जाती थी तो डेफिनेटली हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो बाकी जितने मेरे से बड़े भाई बहन हैं सब मुझे सिखाते रहते कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। पर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्चुअल क्या लाइफ का गोल है वो समझ में नहीं आया था। जब मैं छोटी थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए इतना डेली कमाना कि आपके डेली का खाना पीना हो जाए, तो यही ज़िंदगी ऐसा सोचने लगी थी। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ, कमाओ खाओ और बस ज़िंदगी चलते रहे। पर जैसे धीरे धीरे मैंने देखा तो फिर समझ में आया कि नहीं, सिर्फ कमा के खाना ही ज़िंदगी नहीं है, अपने आप को कुछ बेहतर एक इंसान बनाना, लोगों के लिए कुछ करना, और लोगों के लिए मतलब ऐसा एक प्रेरणा बनना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, वो आज थे कल नहीं थे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस दौर पे मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं जब 5th क्लास में भी थी या 6th में गई, तब भी अगर किसी ने पूछा कि क्या बनना है तो हमेशा मैं ये बोलते थे कि मुझे एक अपने आप को ऐसा प्रसिद्ध या प्रेरणादायी बनाना है कि लोग मुझसे इंस्पायर हों, लोग मुझे एज ए एग्जाम्पल फील करें। यानी आपके घर का माहौल कुछ ऐसा रहा होगा जिससे आपको प्रेरणा मिली। आपके माता पिता का कितना रोल था इसमें? डेफिनेटली पूरा ही रोल था। मेरे पिताजी कपड़ा बेचते हैं, तो मैं देखती थी जैसे मेरे पिताजी अलग अलग गांव में जाके हाट बाजार में कपड़ा बेचते थे, तो उनको सब लोग जानते थे। और उस दौर पे लोग हमारे घर भी कपड़ा खरीदने आते थे, तो वहाँ पे हर कोई बोलता था, अगर हम कहीं दूसरे गांव जाए तो बोलते थे कि अरे देखो फलाने की बेटी है। और सेम मेरी मम्मी भी, वो एक हाउसवाइफ थी, साथ ही एक छोटा सा दुकान था हम लोग का, किराना स्टोर, मम्मी उसको चलाती थी। और हमारे यहाँ जितना भी खेत वेत था तो पापा चूँकि बाहर काम करने जाते तो मम्मी पूरा सबको मैनेज करती थी, और जितने वर्कर्स आते थे सबको खाना खिलाना, सब चीज़ें खुद करती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता था कि मेरे गांव में मेरी मम्मी को बहुत मानते हैं। इवन किसी का कोई बीमार पड़ रहा है तो भी लोग आके मेरी मम्मी से ही मदद मांगना कि आप हेल्प कर दो।
तो वो मुझे भी ऐसा लगता था मैं भी कुछ ऐसा बनूं कि लोग भी मेरे पास आएँ और हेल्प मांगें। यानी आपकी जो मम्मी है, माता आपकी आदर्श रही, आप कह सकते हैं, क्योंकि गांव में तो आपको कोई ऐसा नहीं मिला होगा कि प्रेरणादायी कोई स्रोत नहीं मिला हो, घर से ही आपको प्रेरणा मिली और आप आगे बढ़ती गई। तो आप 5वीं तक का स्कूल आपने गुडू से किया, उसके बाद फिर आप कहाँ पढ़ाई की आपने? उसके बाद चूँकि मेरे गांव में था ही नहीं, तो पुसौर है, पुसौर मतलब गांव से 2 किलोमीटर ही दूर था, तो हम वहीं पे मैंने 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की। अच्छा, फिर उसके बाद आपके मन में ये CGPSC का ये ख्याल कैसे आया? CGPSC का ख्याल तो बहुत बाद में आया। इवन मैं कहती हूँ कि मैंने लेट किया, और आजकल के बच्चे वो 11-12 में जब आते हैं ना, तभी से उनके दिमाग में रहता है कि मुझे CGPSC करना है, पर हमें तो मालूम ही नहीं था कि CGPSC क्या होता है। इवन लोग बोलते थे कि PSC करने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ फिजिक्स, साइंस, कुछ इस केमिस्ट्री, इस टाइप की चीज़ें होंगी, तो एक्चुअल में समझ में नहीं आता था। पर जब मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जॉब में थी, तो मैंने देखा कि लोग PSC का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मैंने पूछा कि क्या एग्ज़ाम है, क्या तैयारी करते, तो और पोस्ट क्या होता है, मतलब आप अगर ये एग्ज़ाम क्रैक किए तो क्या चेंजेस आएगा, उसके बारे में पता चला। तो फिर मुझे DSP पोस्ट का पता चला, और डेफिनेटली मैंने DSP पोस्ट के लिए ही PSC तैयारी किया था। यानी CGPSC तैयारी करने के पहले आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर थी? जी। अच्छा, तो उसका वो कैसे आपने कहाँ से फॉर्म भरा, कैसे आपको पता चला उसके बारे में? एक्चुअली मैंने कॉलेज जब कंप्लीट किया तो कॉलेज आपने कहाँ से किया? रायगढ़ से। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियर हैं? हाँ, कंप्यूटर साइंस में। तो मेरा मन था कि मैं बाहर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जाऊँ, पर वो सपना पूरा नहीं हो पाया था, तो फिर भी बाहर तैयारी करने जाने भी पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था, जहाँ से मैंने पढ़ा था। तो वहाँ फिर जब गर्मी छुट्टी आई, तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि तू बैंक की तैयारी कर, और चलो रायपुर, भैया यहाँ रायपुर में जॉब करते थे उस समय। तो मैं जब आई यहाँ पे, तो मैंने बैंक की तैयारी शुरू की कि बैंकिंग का एग्ज़ाम दूंगे। 2-3 महीने मैंने एग्ज़ाम दिए, तो उसी समय भैया ने ही मेरा फॉर्म भर दिया था रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, और मैंने अलग से कुछ तैयारी नहीं किया था। जो मेरा फिर मैं जाके एग्ज़ाम में बैठी, तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन थे, जो हमारा बेसिक नॉलेज था ना, उसी नॉलेज पर से ही मैंने सारी चीज़ दिया था। बस मैंने कोचिंग में मैथ्स बनाना और थोड़ा बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो उसमें मेरा पहले अटैम्प्ट में ही हो गया। अच्छा, हाँ, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने इतने कम टाइम में ये निकाल लिया था। और सेम CGPSC में भी हुआ, उसमें भी मैंने एक ही अटैम्प्ट में निकाल लिया था। तो आपने CGPSC की प्रिपरेशन कैसे की? जैसे आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा ये रहता है कि शहरों में जाते हैं, कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है कहते हैं, और अगर कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं तो कहते हैं 10-12 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, सोशल लाइफ से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना सेम मैंने ना कई सारे इंटरव्यूज़ में अपने बताया कि मैंने 6 महीने में CGPSC क्रैक कर लिया, तो लोगों को यकीन नहीं होता है। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि क्या मजाक करते हो मैडम, ऐसे कैसे हो सकता है। बट डेफिनेटली मैं सबको फिर से बोलना चाहूँगी कि मैंने अक्टूबर-नवंबर मैंने CGPSC को बेसिक उसका सिलेबस देखा, क्या तैयारी करना है ये देखा, और फरवरी में मेरा प्रीलिम्स हुआ, तो प्रीलिम्स मेरा बहुत अच्छा गया। और सेम 2 महीने और बचे थे, मार्च और अप्रैल, और मई में मेरा मेंस था। तो मैंने फिर 2 महीने में ही, उस समय मैंने मेंस में कोचिंग किया था डेफिनेटली, क्योंकि मुझे उस समय पता ही नहीं था मेंस में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और एक टेंशन भी हो रहा था कि अगर मैं सेल्फ स्टडी की तो हो सकता है अगर नहीं निकाल पाई तो, और फील हुआ कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, खुद से नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। मैंने बिलासपुर में टुटेजा से। हाँ, तो अगर आप लोगों को लगता है कि गाइडेंस की अलग से स्पेशल ज़रूरत है, तभी कोचिंग करें, और अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? जैसे इंटरव्यू में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो थोड़ा घबराते हैं, तो ऐसा कुछ रहता है क्या? मैं तो खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो डेफिनेटली मैं यही बोलना चाहूँगी कि इंटरव्यू जो होता है वो आपका साक्षात्कार होता है। आप क्या हो वही वहाँ पे जानना चाहते हैं, तो अलग से कुछ भी स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना, हम लोग एक फॉर्म भरते हैं इंटरव्यू से पहले, तो उसमें अपना बायोडाटा डाला जाता है, तो उस बायोडाटा में एक एक चीज़ अपने को देखना है। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ सितंबर में डाला था, तो सितंबर में क्या हुआ था, कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था, या जो मेरा बर्थ ईयर है उसमें कोई बड़ी घटना हुई थी, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को देखना। आपने जो कॉलेज किया, कॉलेज की पढ़ाई का क्या रोल है, क्यों आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में सब चीज़ जानना। तो एक तरह से ना अपने आप को जानना। जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी किया ना, तो मुझे बहुत बड़ा मज़ा आया कि मैंने सोचा ही नहीं था कि हम इतने स्पेशल हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ भी इतना स्पेशल है कि लोग वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस नज़रिए से देखना है कि इवन आपके नाम का अर्थ क्या होता है। मैंने कभी अपने नाम का अर्थ नहीं सोचा था
इंटरव्यू के समय मैंने आपसे सोचा पूछा कि गया था? नहीं, ये पूछा नहीं गया था। हाँ। बाकी एक्चुअली हमने फ्रेंड्स ग्रुप में मॉक टेस्ट वगैरह किया था अच्छा, ये एक जो दूसरे को। मॉक टेस्ट आते हैं यूट्यूब में भी देखने को मिलते हैं, ये क्या कितने सही रहते हैं? ऐसे ही होते हैं क्या? हाँ, काफी हद तक सही रहते हैं। अच्छा। इंटरव्यूज की अगर बात करें तो जैसे बैठना, कैसे एंटर करें, मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं। इवन जैसे मैं एक लड़की थी ना, तो मुझे यहाँ तक का डाउट था कि मैं काजल लगा के जाऊं कि नहीं, मैं बाल कैसे बनाऊं, ड्रेस क्या पहनूं। बताइए कैसे जाना चाहिए इंटरव्यू में लड़की? एकदम फॉर्मल, जो आप हो वैसे जाएं। एकदम एक्स्ट्रा आप कुछ ओवर कर लेंगे और वहां पे जाके उसी पे ध्यान रहेगा तो क्या मतलब है। बाकी मैंने सिंपल सूट पहन के गया था और मुझे नहीं लगता कि एकदम ज़्यादा सिर्फ आपके उस पे कैसे आप फिजिकल अपियर हुए हो उसी पे नंबर मिले, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो उस पे नंबर मिलता है। पर फिर भी कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा कुछ चीज़ें उटपटांग पहन लें कि कलर मैच नहीं कर रहा है, कुछ भड़कीला पहन ले, तो ऐसा कुछ नहीं पहनना चाहिए। सोवर, फॉर्मल, और ना एक्स्ट्रा अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करें, ना एकदम बेचारी टाइप भी न करें। कॉन्फिडेंट रहे आप, कॉन्फिडेंस ना फेस से दिखता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं इसी यूनिफॉर्म में जब फर्स्ट ईयर में थी, तब मैं किसी से मिलती थी तो बात करने से भी थोड़ा एक हिचकिचाहट होती थी कि क्या बोलूं, लेकिन आज अलग कॉन्फिडेंस फील होता है और मुझे लगता है कि सामने वाले उसी कॉन्फिडेंस को देखते हैं। तो बस कॉन्फिडेंट रहिए, हो जाएगा। बहुत ज़रूरी आत्मविश्वास। अच्छा, दूसरा मैडम, आपसे क्या क्या पूछा गया था इंटरव्यू में, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि मेरे डेट ऑफ बर्थ से पूछा गया था। सितंबर में आता है तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन थे, क्यों मनाया जाता था, इसके बारे में पूछा गया। मैं रेवेन्यू में थी तो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट से आता है। मैं अंबिकापुर में पोस्टेड थी, अंबिकापुर के बारे में पूछा गया। और मेरे एजुकेशन के बारे में पूछा गया कि आप अपने एजुकेशन को इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो जितने क्वेश्चन पूछे सबके आपने आंसर दे दिए थे? कोई भी, जैसे आज मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही ना, तो मुझे पता है कि आप मुझे जज नहीं कर रहे हो। लेकिन जब ये पता रहता है ना कि हम बैठे हैं और सामने वाले हमें जज करें, तो डेफिनेटली एक हिचकिचाहट होती है। तो मैं नहीं बोल सकती कि एकदम मेरे सारे क्वेश्चन एकदम सही थे, पर जो उस समय मेरे लिए बेस्ट मुझे फील हुआ वो मैंने दिया था। अच्छा, और मैडम जैसा होता है आजकल के युवा वर्ग जब CGPSC की तैयारी करते हैं तो एक प्लान बी भी तैयार रखते हैं कि मान लीजिए इसमें हम सफल नहीं होते हैं तो हम ये करेंगे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बोलूँगी कि कोई प्लान भी रखने की ज़रूरत ही क्या है। अपने आप में कॉन्फिडेंट रखिए और आप बस दीजिए फुल फोकस के साथ, क्योंकि अगर प्लान भी रहते हैं ना तो हमें ये पता है कि नहीं ये नहीं हुआ, तो हम पहले ही एक नेगेटिव ले आए माइंड में कि ये नहीं हुआ तो क्वेश्चन ही मत लाइए, ये होना ही है, ये सोच के तैयारी करें। और जब अगर नहीं होता है अपना बेस्ट ट्राई करें, अपने आप को बोले कि ये मेरा बेस्ट है, इसको मैं ट्राई करती हूँ बेस्ट लेवल तक। उसके बाद नहीं होता ना तो फिर सोचे कि अब क्या किया जाए, तो तब सोचना चाहिए। और आज के डेट में ना मुझे ऐसा लगता है, देखिए पोस्ट बहुत कम आते हैं और अप्लाई करने वाले लाखों, तो हर किसी को जॉब मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जॉब के भरोसे न रहें। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स और बिजनेस में भी बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे मैं बस्तर में थी ना, तो वहाँ के लोगों का मैंने अलग एक देखा था इंटरेस्ट कि अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे थे, कोई नई चीज़ें सिखा रहे थे, स्किल डेवलपमेंट पे वो लोग काम कर रहे थे, तो उससे फोकस करें। और आज के डेट में ना मैं बोलूँ बोलने के भी पैसे मिलते हैं, मतलब बहुत रास्ते हैं। हाँ, तो जब बोलने का पैसा मिल रहा है, जब आपको सिर्फ बिना बोले सिर्फ एक्टिंग का पैसा मिल रहा है, हर चीज़ में पैसा है, तो आपको बस पता ढूंढना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है। और हर इंसान में एक टैलेंट तो होता है और हर कोई हर चीज़ में माहिर नहीं होता, तो जिसमें माहिर है उस पर ध्यान दें। कोई स्पोर्ट्स में माहिर है, स्पोर्ट्स का आप वीडियो बना के डालो। आजकल यूट्यूब में कितने सारे युवा लोग पैसे कमा रहे हैं। एक पिछला इंटरव्यू मेरा लिया था, तो उनके वो बता रहे थे कि वो मंथली 40 से 50 हज़ार सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक से कमाते हैं। तो बताइए, और उनमें ऐसा भी नहीं था कि कुछ एकदम इंग्लिश में कुछ बोल रहे हों या बहुत स्मार्ट हो, मतलब वो एकदम जेन्युइन पर्सन लगा मुझे, जो अपने देसी लैंग्वेज में देसी चीजों को बताता था। जो ब्लॉग चलते हैं ना, हाँ, उसमें अपनी डेली रूटीन बताते हैं और लोग उसी को पसंद करते हैं। आपको देखिए एक से एक ब्लॉग होते हैं जिनको टिकटॉक से कई लोग नए मतलब वो सामने उभरे, अपना डांस करते थे, उसको 20-25 सेकंड के क्लिप में ही उसको दिखाते थे। फिर उसके बाद यूट्यूब में वो लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि सुबह कब उठे, क्या खा रहे हैं, क्या नाश्ता कर रहे हैं, उसमें उनको पैसा मिल रहा है। तो फिर
आप लोगों में तो टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली पैसा मिलेगा। और यहाँ दर्शकों को एक और बात बताना चाहेंगे कि जो ललिता मैडम हैं वो 24 घंटे ड्यूटी पर रहती हैं। वो कैसे रहती हैं? यहाँ की ड्यूटी करने के बाद जब घर जाती हैं तो फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए भी वे अपने जो युवा वर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जागृत करती रहती हैं। इस बारे में मैडम थोड़ा सा प्रकाश डालिए। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं किसी एक ज़िले में पोस्टेड हूँ तो उसी एक ज़िले में सीमित होकर नहीं रहना है। लोग हमें दूसरे ज़िलों से, दूसरे राज्यों से जानते हैं, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और जब CGPSC एग्ज़ाम जो मैंने क्रैक किया उसके बारे में बात आती है तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कुछ वीडियोस बना के लोगों को डालूं, तो इसलिए मैं वीडियोस बना के अपलोड करती हूँ ताकि कईयों को हेल्प मिल जाए। और बीच बीच में लाइव आती हूँ, जैसे कल रात को ही मैं इंस्टा में लाइव आ जाती हूँ मैक्सिमम ऐसे शाम को रात 9 बजे के अराउंड, ताकि लोगों को जो क्वेश्चन हो वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकें। और उसके बाद भी ना हम जो काम करते हैं, जैसे मैं किसी स्कूल में गई, बच्चों को हमने कुछ बताया तो उसको हम लोग सोशल मीडिया में मैं उसका वीडियोस डालती हूँ। तो ऐसा लगता है कि अगर कोई पेरेंट्स उसको देख रहे हों, उसमें से कोई एक लाइन उनको अच्छी लगे कि नहीं हमारे बच्चे को ये सिखाना है, और उस वीडियो को देख के अपने बच्चे को कुछ सिखा पाएँ, तो ये अच्छा है ना हमारा। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये नहीं रहता कि हम रायपुर के बच्चों को ही सेफ रखें या अपने ज़िले या अपने क्षेत्र के बच्चों को ही सेफ रखें, पूरे सभी बच्चों की सुरक्षा, सभी महिलाओं की सुरक्षा, इस पे हम काम करते हैं। तो सोशल मीडिया में अवेयरनेस को बहुत अच्छे तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इसीलिए मैडम जो है सोशल बुक और सोशल मीडिया यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी एक्टिव रहती हैं। वो भी उनका एक काम का ही एक हिस्सा है। और मैडम आते हैं अब CGPSC का जो प्रिपरेशन है, उसके फॉर्म कब मिलते हैं, इसके बारे में ज़्यादातर युवाओं को पता नहीं होता। वो डेट निकल जाती है, फिर उनको पता, इधर उधर से ढूंढते रहते हैं कि कहाँ फॉर्म आता है, कब आता है। इसके बारे में कैसे वो अलर्ट रहें, इसके बारे में। CGPSC का वेबसाइट है cgpsc.gov.in, तो उसमें हर साल, अभी 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ ही जाता है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, और मैक्सिमम नोटिफिकेशन नवंबर में आते हैं। उसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो फरवरी में होता है, और जो मेंस है वो मई या जून में होता है। तो ये फिक्स पैटर्न है CGPSC का। जैसे मैंने MP का देखा तो MP वाले परेशान रहते हैं कि यहाँ रेगुलर भर्ती नहीं हो पा रहा है। बाकी जैसे कर्नाटका में भी ये दिक्कत आया था कि वहाँ पे भी ऐसे स्टेट सर्विस में रेगुलर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं कि रेगुलर हो रहा है। तो जैसे आप CGPSC की नोटिफिकेशन उसके वेबसाइट में देख सकते हैं, वहाँ पे जाके कि उसके नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम प्रीलिम्स क्या है कि नहीं, फॉर्म सारे उसमें दिख जाते हैं। और अगर इसमें भी डाउट है ना तो बहुत सारे फेसबुक और इंस्टा में ना CGPSC से रिलेटेड पेज वगैरह बने हुए हैं, तो उसमें भी अगर आप ऐड हैं तो उसमें आप लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा। लोग उसमें फॉर्म निकलते फॉर्म डाल देते हैं कि अच्छा इस तारीख से एग्ज़ाम है और ये है। और न्यूज़पेपर भी एक बेस्ट जरिया है, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें भी जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी पता चल जाता है। तो मैडम जब CGPSC का रिज़ल्ट आया उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? एक बार फिर से हमारे साथ उस पल को जी लीजिए। मैं बताऊँ, मैंने अपने ना जब एग्ज़ाम देते हैं तो हमें फील होता है कि हम काश DSP तक बने, DSP DCS बने, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है ना तो ऐसा लगता है कि कुछ तो पोस्ट मिले, मतलब इज्जत बचा लेना भगवान, ऐसा फील हो रहा था। और मैं तो अपनी फ़ोन बंद कर दी थी। मैं चूँकि RI में पटवारियों को ट्रेनिंग देती थी, तो सबको पता था कि मैडम एग्ज़ाम थी, अगले दिन जाएंगे, तो एक अलग प्रेशर कि अपने से ज़्यादा ना वो मेंटलिटी है ना कि लोग क्या बोलेंगे, तो लोग पूछेंगे सबके इंटरव्यू में क्या हुआ, ये टेंशन बहुत था। डेफिनेटली जब रात को 10 बजे रिजल्ट आया था तो मेरे रूममेट्स ने मुझे बताया कि तेरा ये रैंक आया है। तो चूँकि पहले रिजल्ट में रैंक होता है, उसमें पता नहीं चलेगा कि आपको पोस्ट कौन सा मिला। अब एकदम टॉपर है उसको तो पता ही है कि DC बनेगा, तो सेम था, मुझे भी नहीं समझ में आता कि क्या पोस्ट मिलेगा। आधे घंटे में क्लियर होगा कि DSP पोस्ट मिलेगा। तो दैट वाज एक वाह वाला मोमेंट था कि वर्दी पहनने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं था, मैं खुद जॉब में थी तो डेफिनेटली वो 3rd क्लास मतलब उसमें था, और ये 2nd क्लास ऑफिसर वाला था। तो एक ऑफिसर वाला अलग होता है, सैलरी ज़्यादा मिलेगा अलग होता है, काम क्या मिलेगा वो अलग होता है। लेकिन अब मैं वर्दी पहनूंगी, एक लोगों के सामने अलग रूप में आऊँगी, वो फीलिंग अलग रहती है। तो डेफिनेटली वो उसी चीज़ को सोच के ना रात भर तो उस दिन हम सोए ही नहीं थे। और अगले दिन बढ़िया हम लोग मंदिर गए, और
इस समय मैं घर पे भी नहीं थी, घर वालों को भी सबको फ़ोन में बताया, घर वाले भी, उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनको तो सोचे ही नहीं थे ना कि घर से पुलिस निकल जाएगी और भी अधिकारी लेवल पे, तो उनके लिए भी एकदम अनएक्सपेक्टेड था। फिर पूरे मेरे ब्लॉक ने, गांव ने, सब ने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया था। जब मैं गई थी वापस तो इवन मुझे दूध से तौले थे। अच्छा। हाँ, और वो भी मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने पूरा अपने घर से दूध लाया तौल दिया, मतलब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था, 10-10 रुपए सबसे मांगे, 10 रुपए से कोई 20 भी नहीं देगा, 10-10 रुपए दो और उससे हम सेलिब्रेट करेंगे, मतलब अपनी। तो जब इसके बाद जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें एक महिला होने के नाते आपको कुछ परेशानी आई या? नहीं, परेशानी तो नहीं आई, मतलब एज अ फीमेल परेशानी नहीं आई, लेकिन परेशानी तो आती है। ट्रेनिंग होता है। मैं कभी 100 मीटर की रेस में भी भाग नहीं ली थी और वहाँ पे मुझे 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दौड़ना पड़ा था। तो मुझे याद है, मतलब काफ़ी हार्ड वर्क रहता है, डेफिनेटली वो हो जाता है, लेकिन सब ग्रुप में रहते हैं। पर जब मैं आई ना घर से, हमारी जंगल ट्रेनिंग होती है, जंगल में ऐसे CTJW, तो वहाँ ऐसा रहता है, एक ग्राउंड शीट है, हम पहाड़ में गए, ग्राउंड शीट बिछाए, उसी के ऊपर सो गए, मतलब एक चादर से भी मतलब पतली वो ग्राउंड शीट में हम सो जाते हैं। बताइए, यहाँ पे घर में गद्दे में नींद नहीं आती है, ऐसी वाली बात है। बारिश हो रही है, ठंडी का दिन है, तो उसमें एक हम लोग एक और तिरपाल टाइप का रहता है, प्लास्टिक, उसको ढक दे, उसी में हमारा कवर हो गया। तो और खाना हम यहाँ पे 56 भोग का सोचते रहते कि ये नहीं है, वो नहीं है, वहाँ पे हम लोग एक बर्तन में ही, उसमें चावल, उसी में सब डाल के एक बार बनाओ खाओ। तो ये सब था। जब मैं आई तो डेफिनेटली एज अ गर्ल, अगर आप बात करें तो लड़कियों को अपनी स्किन को लेके बहुत टेंशन रहता है कि स्किन काली ना हो जाए और कुछ ना हो जाए। तो जब मैं आई ना, मेरे घर वाले मतलब बोलते हैं क्या है मतलब वो तो ऐसे 45 डेज पूरे एक दिन गिने थे जब जंगल ट्रेनिंग होता है। 45 दिन की ट्रेनिंग, वो जंगल वारफेयर में। हाँ, 45 दिन मतलब जंगल के कैसा रहा आपका, बताइए। जब पहले दिन आप जमीन पे सोई और उस पे खाई, कैसा? नहीं, मतलब पहले दिन से तो जमीन में सोना नहीं था, उसमें अलग अलग पार्ट था। कभी चढ़ाते थे, पहाड़ चढ़ाते थे, कभी रोप वे करवाते थे। बीच में 5 दिन ऐसा था कि 5 दिन पूरा जंगल में, मतलब हम लोग अपने कैंप में वापस ही नहीं आए, वो 5 दिन जंगल में ही रहना है, तो बहुत था। बाकी वो मज़ा भी आता है। एक्चुअली हम लोग को कांस्टेबल लोगों के साथ ट्रेनिंग किया गया था, तो वहाँ पे ऐसा फील भी नहीं था कि मैं DSP हूँ, मतलब कि एक सिपाही हैं, और हम एक सिपाही कैसा सीखता है, कैसे नक्सलियों को मारना, वो सब सीख रहे थे, तो अच्छा लगता था। पर जब आए ना तो डेफिनेटली पूरा हाथ में सब तरफ निशान था। मैं आज तक उसको फोटोज़ को रखी हूँ। ऐसा फील होता है कि ये सब स्ट्रगल ना हमें मोटिवेट करते कि हम जो वर्दी है ऐसे ही नहीं मिली है, वर्दी मिलने के बाद, सिलेक्शन के बाद ही कितना मेहनत किए हैं। तो इवन मेरी मम्मी भी देखी ना, उसके आंसू, मतलब वो रोने लग गई, यार तू क्या हो गया है, तेरे हाथ में कैसे कैसे पूरे एकदम रेड में सब। नहीं, सांप नहीं, वहाँ भालू आते थे। वहाँ कांके में भालू आते थे। हाँ, मतलब ऐसे किनारे से निकल गए, हमने भी उसको छेड़ा नहीं, छेड़ा तो हम भी छिड़ जाते वाली बात हो जाती, तो मज़ेदार था। और ट्रेनिंग के बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? मेरे बिलासपुर में हमारी पोस्टिंग नहीं थी, वो फील्ड ट्रेनिंग था, क्योंकि हम जब एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं तो हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाता है, और वहाँ पे चीज़ों को करवा के हमें एक सहनशीलता उसमें लाई जाती है। पर जब हम काम आते हैं तो अगर मुझे सिर्फ डायरेक्ट DSP का चार्ज दे देंगे तो मुझ में एक कांस्टेबल के काम की वैल्यू मैं नहीं कर पाऊंगी अगर डायरेक्ट मेरी पोस्टिंग होती है तो, क्योंकि उसके काम को मैंने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो इसलिए हमारा व्यवहारिक ट्रेनिंग होता है। तो उस समय एक कांस्टेबल क्या काम करता है उसको भी मैंने किया, एक हेड कांस्टेबल जो मुंशी के चेयर में बैठ के कैसे रोजनामचा लिखते हैं उसको मैंने सीखा, कैसे कोई मर्ग हो जाता है तो विवेचक कैसे जाते हैं, कैसे एक बॉडी का मतलब उसका पंचनामा कैसे करते हैं, कैसे कोई ऑफेंस हुआ तो उसमें कैसे करते हैं, इवन चोर कैसे पकड़ते हैं, चोर से सामान कैसे निकालते हैं, कैसे पकड़ते हैं, कैसे सिखाते हैं, थोड़ा बताइए। डेफिनेटली कुछ सीक्रेट रहते हैं जिसको नहीं बताना चाहिए, नहीं तो चोर अलर्ट हो जाएंगे। बाकी सेल्फ डिफेंस का भी सीखा होगा? हाँ, सेल्फ डिफेंस वो एकेडमी में ही सीखा था। और मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन लास्ट में मैंने एक कंक्लूजन निकाला
कि जो बेसिक हमारा हथियार है ना, जो एक लड़की में आता है, वो कितनों भी ट्रेनिंग में हम सीख लें, जब मुसीबत आएगी ना, वो जो बेसिक व्यवहार है वही निकलेगा। अगर कोई लड़का मेरे पे हमला करेगा ना, तो मैंने बहुत सारे मतलब यूएसए सीखा था कि ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, पर वो नहीं होगा। मैं सीधा उसको नोचूंगी, उसके बाल खींचूंगी, उसके शर्ट खींचूंगी, यही कॉमन चीजें होती हैं। तो सेल्फ डिफेंस में वही है। मैं तो बोलती हूँ कि अपने नाखून बढ़ा के रखना चाहिए लड़की को। मैं, आपको पता है कि मैं कॉलेज तक कभी नाखून नहीं बढ़ाते थे, नेल्स नहीं बढ़ाते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ओवर दिखता है, या मुझे फील ही नहीं होता था अच्छा। पर मैंने फिर ना पुलिसिंग में आके, हम जब बच्चों को जाके सिखाते हैं कि कोई लड़का अगर आप पे अटैक कर रहा है तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, आपके पास पेन भी नहीं है, तो अपने नाखून से नोचो। नाखून से सीधा मुंह पे नोचो, मुंह पे नोचो, कहीं पे भी नोचो, ताकि कुछ तो डिफेंस हो। ये हमारा मेन डिफेंस होता है। उसके आईज को कर दो ताकि वो कुछ कर ही ना पाए। तब फिर मैंने खुद बढ़ाना सीखा, और बच्चों को जाते तो मैं डेफिनेटली बोलती, ये हमारा मतलब पर्सनल हथियार है अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये जो आपको भी, मतलब मैं तो बोलूँगी कि आपको भी पता है कि आपको कैसे क्या रिएक्ट करना है, पर समटाइम्स दे डोंट रिएक्ट। पीपल क्या करते हैं, मतलब लोग वहाँ पे वो कोई ज़बरदस्ती करते हैं तो उसको करने देते हैं, नहीं करने देना है। अगर आप अड़े रहिए, वही आपका सेल्फ डिफेंस। आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, इसको कुछ भी करने नहीं देना है, तो कोई नहीं कर सकता कुछ। और अभी जैसे आपने कई केस सॉल्व किए होंगे, उसमें कोई ऐसा केस दर्शकों के साथ शेयर करेंगे जो आपने बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर लिया हो? डेफिनेटली, जब मैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक केस का मैं बताना चाहूँगी, जैसे जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ हमें शाम को सूचना मिली कि उसके साथ बलात्कार जैसा, शारीरिक शोषण जैसा उसके साथ हुआ था। वो भी एक व्यक्ति ने नहीं, 4 लोगों ने मिलके उसका शारीरिक शोषण किया था। कुछ लोग उसमें वीडियोग्राफी बनाए थे। अच्छा। जब मैं रतनपुर थाने में थी तब की घटना है ये। अच्छा। तो उसमें जैसे हमें शिकायत मिली, हमने मैं खुद उसमें थाना प्रभारी भले ही थी, पर मैं खुद मौके पे गई, क्या हुआ था, कहाँ से बच्ची को लेके गए थे लोग, कहाँ से लेके गए थे, लोगों से पूछा। तो उसमें हमें 3 आरोपी तो मिल गए, पर एक आरोपी ऐसा था जो मिल नहीं रहा था। तो अब अगले दिन ना 15 अगस्त था, मुझे डेट भी याद है, 14 अगस्त की बात है। हमें सुबह तैयारी भी करनी थी और आरोपी भी पकड़ना बहुत, तब तो और ज़्यादा आगे थे कि स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, और अगर हमने आरोपियों को ही नहीं पकड़ा तो फिर कैसे स्वतंत्रता दिवस। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें उसको रात में ही पकड़ना है। और वहाँ के लोगों ने भी बहुत साथ दिया, लोगों ने खुद उसके क्लू बताए कि वो कहाँ मिल सकता है। फिर हमने रात को 3 बजे जाके उस आरोपी को हम लोग अराउंड पकड़े। उसमें फिर हमारी जो विवेचक मैडम थी, एक सब इंस्पेक्टर थी, वो भी रात भर जगी, उसमें सारे जितने लिखा पढ़े उसमें करना था सारे उसने किए, और उसमें चालान पेश किया गया। और अभी मैं रतनपुर रिसेंटली विजिट की थी, तो मुझे उसमें पता चला कि उस केस में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आरोपी पकड़ाए भी और उनको सजा भी हुई। तो अब इसमें एक, अब जाहिर सी बात है, सब आपसे पूछते रहते हैं, तो मैं भी पूछती हूँ कि शादी के बारे में क्या प्लान है, और एक अच्छे अपने भावी पति में कौन कौन से गुण आप देखना चाहेंगी, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। क्या वो पुलिस लाइन से ही हो कि कोई दूसरी लाइन का भी आप वो कर रही हैं, उसमें क्या क्या गुण आप देखना चाहते हैं, पहले ये बताइए। जैसे मेरे से पूछ रहे हैं ना, मुझे अपनी बड़ी बहन की याद आ गई। वो हर एक महीने में ना फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करती है कि अब बता ना तुझे कैसा चाहिए। डेफिनेटली हर लड़की को जैसे रहता है कि सारी चीज़ें, मतलब लोग बोलते हैं कि डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्यों ये चीज़ क्यों बोलती है, अच्छा कमाने वाला चाहिए तो अच्छा दिखने वाला नहीं मिलेगा, दिखने वाला रहेगा तो ये नहीं मिलेगा, लोग मुझे बोलते हैं। बट मेरा ये है कि नहीं, एक ही लाइफ है मेरी, और मैं अगर किसी से शादी करूँ तो डेफिनेटली उसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी निभानी है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर कदम पे, हर स्टेप पे मेरा साथ दे। क्योंकि एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो बाकी सभी रिश्तों से अलग होता है। आजकल के डेट में मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा भी कुछ अनबन होता है तो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, पत्नी के द्वारा अपने पति के ऊपर केस लगा दिया जाता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, और भरोसा बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि चीट करे या कुछ भी। तो डेफिनेटली मैच्योर हो, मेरा हर कदम पे साथ दे और मेरी चीज़ों को समझे। मैं पुलिस में हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरी वाइफ है, तो अगर वो जा रही है कुछ कर रही है तो सही कर रही होगी, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ करूँ तो उसको मेरे पे भरोसा होना चाहिए। और डेफिनेटली
जैसे होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। अब जैसे डॉक्टर ढूंढता है तो पुलिस वाली भी पुलिस वाला ही ढूंढेंगी कि ऐसा है? नहीं, मैं ऐसे कोई ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशन बेस्ड में हुई नहीं कि मुझे इसी प्रोफेशन में चाहिए, जिससे देखो तो एक कनेक्शन फील हो, बस वैसा होना चाहिए कि हाँ इसके साथ मैं पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ। वो किसी भी प्रोफेशन में हो, डजेंट मैटर कि मतलब अगर डॉक्टर है या पुलिस है, ओके, मेरे को एकदम नहीं पुलिस वाला नहीं होना चाहिए, डॉक्टर होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस Teacher आपके है, वो विचार, तो हाँ अच्छा आपका है। विचार आपसे दोनों के विचार मिलने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी होता है। ठीक है, और हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग के लिए? एक ही लाइफ है और हम कई सारी चीज़ों में दुखी होकर गुजार देते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो मिला है ना वो बहुत अच्छा चीज़ मिला है आप लोगों को, बहुत बेस्ट है, और जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। और कभी भी रिग्रेट मत करिए कि आपके साथ ये क्यों हुआ, क्योंकि वो नहीं होता तो आप उस आज जहाँ है वहाँ नहीं पहुँचे, और आज जहाँ पहुँचे ना उससे आगे तभी पहुँचेंगे जब आज कुछ नेगेटिव हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका टाइम बदलने वाला है, और अपने आप को हमेशा रेडी रखें हर चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ेंगे। और जॉब है, जॉब गवर्नमेंट जॉब ही मिले या प्राइवेट जॉब ही मिले, ये मेंटलिटी एकदम हटा दीजिए। आपको चाहिए क्या, उस पर फोकस कीजिए, आपको जिसमें खुशी मिलती है उस काम को करिए, और डेडिकेशन देंगे ना तो हर काम में आपको मज़ा आएगा। और लाइफ में ना मैं बता रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े पोस्ट में जाके भी बहुत खुश है, लोग वहाँ उस लेवल तक में खुश नहीं रहते हैं। तो जो लेवल पे आपको खुशी मिलती है ना उसी प्रोफेशन को चूज़ कीजिए बस। अब जो ललिता जी के साथ हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, इसमें मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी और मैडम जो है उसका जल्दी जल्दी जवाब देंगी। तो मैडम, सलमान खान की रणवीर कपूर, सलमान खान, कटरीना की करीना, और कोई फिल्मी डायलॉग याद है आपको तो सुनाइए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। हाँ। बासी की फरा, बासी। साड़ी की सलवार सूट, साड़ी। 3 सफलता के मंत्र बताइए। डेफिनेटली हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। अब एक फन राउंड भी खेलेंगे मैडम के साथ। कुछ मैं प्रॉप्स दिखाऊंगी मैडम को, और उस पे वे अगर गाना गा सकती हैं तो अच्छा है, नहीं तो गाने के बोल ही हमें सुना दें। ये देखिए, मुझे गाना तो नहीं आता। हाँ, बाकी इसको देख के बताइए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। मैम आपको गाना आता तो आप प्लीज। नहीं, गाना तो आपके मुंह से ज्यादा अच्छा लगता। अब नेक्स्ट प्रॉप है हमारा ये एक 90s का सॉन्ग है कि हाथों में आ गया जो कल रुमाल। अच्छा, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। इस पे गाना मेरी शान तिरंगा है। हाँ। मेरी जान तिरंगा है। तो देखा दोस्तों, पुलिस का मानवीय चेहरा भी होता है, वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और करना भी चाहिए, तभी इतनी जिम्मेदारी वाली जो ड्यूटी है निभा पाते हैं। और ये ललिता जी का जीवन देख के, उनका हाँ उनकी लाइफ स्टाइल देखकर हमको ये सीखना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आप में दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा है, मन में आप ठान लेते हैं, आत्मविश्वास है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप उसी प्रोफेशन को चुनिए जिसमें जो आप करना चाहते हैं। ललिता जी, आपका धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।